जब भी हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अक्सर जहन में आप जानते हैं मौर्य, गुप्त, मुगल ये सब नाम आते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी राजधानियां, विशाल सेनाएं। बिल्कुल। और सब कुछ जैसे उत्तर भारत पर ही केंद्रित था। हाँ। लेकिन उसी समय हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में एक पूरी तरह से अलग, एक बहुत ही जीवंत दुनिया सांस ले रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसे हम तमिल कम कहते हैं। हाँ, तमिलकम, जहां 3 ताकतवर राज्य आपस में लड़ भी रहे थे और दिलचस्प बात यह है कि रोम के साथ व्यापार करके अमीर भी हो रहे थे। आज हम इसी संगम युग की दुनिया की परतों को खोलेंगे। और इन परतों को खोलने के लिए हमारे पास सिर्फ पत्थर के शिलालेख नहीं है, हमारे पास उस दौर का साहित्य है। जो सबसे बड़ी बात है। जी, वो साहित्य जो हमें उस जमाने के लोगों के दिल और दिमाग में झांकने का एक सीधा मौका देता है। संगम साहित्य, फिर अशोक के शिलालेख और सबसे दिलचस्प यूनानी और रोमन व्यापारियों के लिखे हुए यात्रा विवरण। अच्छा, ये सब मिलकर हमें 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच के दक्षिण भारत की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। हमारा काम बस इन सभी स्रोतों से उन मोतियों को निकालना है जो हमें ये समझने में मदद करें कि उस युग को क्या चीज खास बनाती थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस युग का नाम संगम युग ही क्यों है? मतलब संगम का मतलब क्या है? देखिए, संगम का सीधा सा मतलब है मिलन या सभा। सभा। जी, कवियों की सभा। उस जमाने में मदुरई के जो पांडे राजा थे, वो कवियों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों की बड़ी बड़ी सभाएं करवाते थे। अच्छा। इन्हीं सभाओं या अकादमियों को संगम कहा गया, जहां तमिल साहित्य रचा और परखा जाता था। तो इसी साहित्य की वजह से इस पूरे कालखंड का नाम ही संगम युग पड़ गया। बिल्कुल। किंवदंतियों में तो कहते हैं कि ऐसी 3 संगम सभाएं हुई जो हजारों साल तक चली। हालांकि ऐतिहासिक रूप से हम सिर्फ तीसरी संगम को ही ठोस मान सकते हैं। और ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं? मतलब ये तो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी बातें हैं ना? मुख्य स्रोत तो जैसा मैंने कहा खुद संगम साहित्य ही है। वो उस दौर की भावनाओं, लड़ाइयों और समाज का एक आईना है। और इसके अलावा? इसके अलावा सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी दक्षिण के इन राज्यों का जिक्र है। वो चोल, पांड्य और चेर को अपने साम्राज्य के पड़ोसी और स्वतंत्र राज्यों के रूप में बताते हैं। अच्छा, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाहर? जी बिल्कुल। लेकिन जो सबसे मजेदार स्रोत हैं वो विदेशी लेखकों के हैं। एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। किसी अनजान यूनानी नाविक ने लिखी है। उसमें यहाँ की बंदरगाहों, खासकर मुसरी का ऐसा जिक्र है मानो वो खुद वहां घूम कर आया हो। वाह। तो चलिए इन राज्यों पर आते हैं। आपने 3 का जिक्र किया, चेर, चोल और पांड्य, जिन्हें एक साथ मूवेंदर भी कहते थे, यानी 3 राजा। हाँ, मूवेंदर। तो क्या ये आपस में दोस्त थे या दुश्मन? दोस्त तो बिल्कुल नहीं। इनके बीच सत्ता के लिए, संसाधनों के लिए और सबसे बढ़कर व्यापार के रास्तों पर कब्जे के लिए लगातार लड़ाई चलती रहती थी। तो एक तरह का शक्ति संतुलन था जो हमेशा बदलता रहता था। एकदम सही। और हर राज्य की अपनी एक खासियत थी। तो अगर हम देखें, चेरों का इलाका पहाड़ी था, पांड्यों का समुद्री तट और चोलों को कावेरी का डेल्टा मिला जो सबसे उपजाऊ इलाका था। बिल्कुल। तो क्या यही वजह थी कि वो आगे चलकर ज्यादा शक्तिशाली बन पाए? ये एक बहुत बड़ा कारण था। चलिए चेरों से शुरू करते हैं। ये आज के केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में थे। इनकी राजधानी थी वंजी और इनका निशान था धनुष बाण। और इनका सबसे बड़ा खजाना पश्चिमी घाट के पहाड़ों में उगने वाली काली मिर्च और मसाले। और इन्हीं मसालों ने रोमनों को यहाँ खींचा, है ना? बिल्कुल। चेरों के जो मुसीरी और तोंडी जैसे बंदरगाह थे, वो काली मिर्च के व्यापार के सबसे बड़े केंद्र थे। उनके एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए सेनगुटवन, जिन्हें लाल चेर भी कहा जाता है। उन्होंने एक दिलचस्प प्रथा शुरू की थी, पत्तनिनी पूजा। पत्निनी पूजा यानी एक पतिव्रता पत्नी की देवी के रूप में पूजा। ये कण्णगी नाम की एक महिला के सम्मान में थी, सही कहा? बिल्कुल, जिनकी कहानी हम आगे सुनेंगे। 1 मिनट है, बात थोड़ी सोचने वाली है। एक तरफ हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें एक देवी बनाकर एक बहुत ही पारंपरिक भूमिका में भी तो बांध रहे हैं। तो क्या ये एक जटिल तस्वीर नहीं थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तस्वीर सीधी सापाट नहीं है। उसी समाज में अव्वई जैसी महान कवयित्रियां भी थीं, जिनकी समाज में बहुत इज्जत थी। तो वहीं एक पत्नी के लिए पवित्रता के आदर्श भी बहुत ऊंचे थे। समाज हमेशा से ही ऐसा जटिल रहा है। ठीक है, अब चोलों पर आते हैं, जिनका निशान था बाघ। और जैसा आपने कहा, उनके पास कावेरी नदी का उपजाऊ डेल्टा था। हाँ, और इसी वजह से वो खेती में बहुत अमीर थे।
उनकी जो शुरुआती राजधानी थी उरैयूर, वो सूती कपड़ों के व्यापार के लिए बहुत मशहूर थी। लेकिन चोलों का असली सितारा तो राजा करिकाल को माना जाता है। हाँ, करिकाल। वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी निर्माता भी थे। उन्होंने पुहार नाम का एक नया बंदरगाह बनवाया, जिसे कावेरीपत्तनम भी कहते हैं। और उसे अपनी नई राजधानी बनाया। जी, और मैंने उनके बनाए एक बांध के बारे में भी सुना है, जो आज भी मौजूद है। हाँ, और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने सिंचाई के लिए कावेरी नदी पर एक बांध बनवाया। आज हम उसे ग्रैंड एनिकट या कल्लनई बांध कहते हैं। और वो आज भी काम कर रहा है। हैरान करने वाली बात यही है, 2000 साल पुरानी ये इंजीनियरिंग आज भी लगभग 10 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करती है। सोचिए, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के बनाया गया एक ढांचा आज भी काम कर रहा है। ये तो कमाल है। ये करिकाल के विजन का जीता जागता सबूत है। और तीसरे राजा थे पांड्या। निशान था मछली, राजधानी मदुरई। वे अपने मोतियों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। उनका कोरकई बंदरगाह मोती के व्यापार का सबसे बड़ा अड्डा था। यहाँ से मोती रोम तक जाते थे। अच्छा, एक और बात, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी पांड्य साम्राज्य का जिक्र किया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, उन्होंने लिखा है कि यहाँ महिलाओं का शासन था। अब ये बात कितनी सच है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये दिखाता है कि पांड्य साम्राज्य की ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। तो इन राजाओं, इनकी लड़ाइयों और इनके कामों की ये सारी कहानियां, ये सब हमें साहित्य से ही तो मिलती हैं। तो चलिए अब उस खजाने की बात करते हैं जिसे संगम साहित्य कहते हैं। बिल्कुल, ये साहित्य उस युग की आत्मा है, और इसकी सबसे खास बात है इसका बंटवारा, जो 2 हिस्सों में किया गया है, अकम और पुरम। अकम और पुरम मतलब अंदर और बाहर। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए, एक सैनिक युद्ध पर जा रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रेमिका या पत्नी घर पर उसके लिए जो महसूस कर रही है, उसका इंतजार, उसका दुख, बिछड़ने का दर्द, ये सब अगम कविता का विषय है। यानी दिल की बात, निजी दुनिया की बात। जी। और वही सैनिक युद्ध के मैदान में जो वीरता दिखाता है, राजा की जीत में जो योगदान देता है, उसका शौर्य, वो पुरम कविता का विषय है। यानी दुनिया की बात, सार्वजनिक जीवन की बात। बिल्कुल। वाह, मतलब एक ही घटना के 2 पहलू, एक अंदर का, एक बाहर का। साहित्य ने जिंदगी को जैसे पूरी तरह से पकड़ लिया था। सही कहा आपने। कुछ खास किताबों के नाम बताएंगे? कई महत्वपूर्ण संकलन हैं, जैसे एट्टू तोके यानी 8 संकलन, और पट्टू पाट्टू यानी 10 गीत। लेकिन एक किताब है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, तिरुकुरल। हाँ, महान संत कवि तिरुवल्लुवर की लिखी हुई। जी, ये नीति, धर्म और प्रेम पर लिखे गए दोहों का संग्रह है। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 साल पहले थी। तो ये तो छोटी छोटी कविताएं थीं, लेकिन क्या इस युग ने हमें कोई बड़ी महाकाव्य जैसी कहानी भी दी, जैसे उत्तर में रामायण या महाभारत है, वैसा कुछ? बिल्कुल। हालांकि वे संगम काल के ठीक बाद लिखे गए, पर उसी परंपरा की उपज हैं। 2 महाकाव्य सबसे प्रसिद्ध हैं। पहला है शिलप्पादिकारम। शिलप्पादिकारम मतलब पायल की कहानी? हाँ, जिसे इलांगो अडिगल ने लिखा है। ये तो एक महिला के बदले की कहानी है ना? एक आम औरत कन्नगी की कहानी जो एक शक्तिशाली राज्य से टकरा जाती है। हाँ, ये न्याय की लड़ाई की एक असाधारण कहानी है। जब उसके पति को चोरी के झूठे इल्जाम में मौत की सजा दी जाती है, तो कन्नगी राजा के दरबार में जाकर यह साबित करती है कि उसका पति बेकसूर था। और फिर अपने गुस्से में वो पूरे मदुरै शहर को श्राप दे देती है। जी, ये एक आम स्त्री की शक्ति और न्याय की स्थापना की कहानी है। और इसी कन्नगी की पूजा पत्नी पूजा के रूप में चेर राजा सेनगुट्टवन ने शुरू की थी। बिल्कुल, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और दूसरा महाकाव्य? दूसरा महाकाव्य है मणिमेकलई। ये शिलप्पदिकारम की कहानी को आगे बढ़ाता है और कन्नगी की बेटी मणिमेकलई की कहानी है। ये महाकाव्य बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांतों पर ज्यादा केंद्रित है। अच्छा, तो ये दोनों महाकाव्य मिलकर हमें उस दौर के समाज, न्याय और दर्शन की एक गहरी समझ देते हैं। जी हाँ। ये साहित्य हमें राजाओं और नायकों की दुनिया दिखाता है, लेकिन इन कहानियों के पीछे एक पूरा समाज था, किसान, मछुआरे, व्यापारी। तो चलिए अब उस अनोखी सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं जिसे तिनई कहते हैं। तिनई संगम युग के समाज को समझने की कुंजी है। उन्होंने पूरे तमिल प्रदेश को 5 भौगोलिक या कहिए पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांट दिया था, और हर क्षेत्र की अपनी अलग संस्कृति,
अपना अलग पेशा और अपने अलग देवता थे। मतलब उस जमाने में आपकी पूरी पहचान इस बात पे निर्भर करती थी कि आपका पोस्टल कोड क्या है। आप इसे ऐसे भी कह सकती हैं। आप पहाड़ में रहते हैं तो शिकारी, समुद्र किनारे रहते हैं तो मछुआरे। थे और शहद इकट्ठा करते थे। दूसरा मुल्लई, जंगल और चारागाह, जहां पशुपालन मुख्य काम था। फिर मरुधम, जहाँ खेती होती थी। हाँ, नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन। चौथा नेयादल, समुद्र तट, जहां मछली पकड़ना और नमक बनाना मुख्य पेशा था। और पांचवा? पांचवा था पालई, सूखा रेगिस्तानी इलाका, जहां के लोग अक्सर गुजर बसर के लिए लूटपाट भी करते थे। ये तो समाज का एक बहुत ही व्यवस्थित वर्गीकरण है। लेकिन ये जो जानकारी हमें मिलती है, क्या ये समाज के हर तबके पर लागू होती थी? मतलब क्या एक आम किसान महिला को भी वही सम्मान मिलता था जिसका जिक्र हमें अव्वई जैसी कवयित्रियों के लिए मिलता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमें ये याद रखना होगा कि संगम साहित्य ज्यादातर दरबारी कवियों ने राजाओं के संरक्षण में लिखा है, तो ये हमें ऊंचे तबके की जिंदगी की झलक ज्यादा देता है। सही बात है। देखिए, एक आम मछुआरे या किसान का जीवन निश्चित रूप से बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन तिनई की व्यवस्था ये जरूर दिखाती है कि समाज ने हर पेशे और हर भौगोलिक क्षेत्र को एक पहचान दी थी। ठीक है, अब उस विषय पर आते हैं जिसने इस पूरे युग की अर्थव्यवस्था को चलाया, रोम के साथ व्यापार। हमने इसका जिक्र कई बार किया है, लेकिन ये असल में कितना बड़ा था? ये बहुत बड़ा था। ये कोई छोटा मोटा लेनदेन नहीं था, बल्कि उस दौर की वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी गतिविधियों में से एक था। और इसका सबूत? इसका सबसे बड़ा सबूत है दक्षिण भारत में मिले रोमन सिक्कों के ढेर। तमिलनाडु और केरल में हजारों की संख्या में ऑगस्टस और टाइबेरियस जैसे रोमन सम्राटों के सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। तो हम उन्हें मसाले, मोती और मलमल जैसे लग्जरी सामान बेच रहे थे और बदले में वो हमें सोने से भुगतान कर रहे थे। बिल्कुल, हम इतना सामान बेच रहे थे कि रोम का खजाना खाली हो रहा था। सच में? हाँ, रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने इस बात पर अफसोस जताते हुए लिखा था कि भारत के मसाले, मोती और रेशम हर साल हमारे साम्राज्य से कम 100 मिलियन सेस्टर्स, वो उनका सिक्का था, खींच रहे हैं। वाह! ये दिखाता है कि तमिलकम उस समय की वैश्विक अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा खिलाड़ी था। वो सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं थे, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति थे। तो जब हम संगम युग को समेटते हैं, तो ये सिर्फ 3 राज्यों की लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद परिष्कृत साहित्य की कहानी है, जो हमें अकम और पुरम के जरिए इंसानी जज्बातों की गहराई में ले जाता है। ये एक अनोखी सामाजिक व्यवस्था, तिनई की कहानी है, और सबसे बढ़कर ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कहानी है जो रोम तक से जुड़ी हुई थी। एकदम सही। ये हमें याद दिलाता है कि भारत का प्राचीन इतिहास किसी एक केंद्र से नहीं, बल्कि कई अलग अलग और समृद्ध केंद्रों से मिलकर बना है। उत्तर में जब मौर्य साम्राज्य बिखर रहा था, तब दक्षिण में तमिलकम की अपनी एक अलग और उतनी ही गौरवशाली कहानी लिखी जा रही थी। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आता है। संगम साहित्य हमें राजाओं और प्रेमियों की दुनिया दिखाता है। रोमन इतिहासकार हमें सोने के व्यापार का हिसाब देते हैं, लेकिन नेयदल यानी समुद्र तट पर रहने वाला वो आम मछुआरा, या मरुदम के खेतों में काम करने वाला वो किसान जिसका जीवन तिनई व्यवस्था ने तय किया था, क्या रोम से आने वाले उस सोने की चमक कभी उसकी आंखों तक पहुंची होगी? या उसकी जिंदगी का सच इन कविताओं और सिक्कों की कहानियों से बहुत अलग था?